Good morning, everyone. Today we will discuss Chapter 3 Business Environment. Business Environment जो ये चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो हम इसे उस हिसाब से ही पढ़ेंगे जिससे कि हमारा स्कोर भी फुल आउट ऑफ फुल हो जाए और हमें अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ना भी ना पड़े. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? Business environment refers to those aspects of surrounding of business enterprise and circumstances of business units which business conducts its activities. यहाँ पे इन लिखना मिस हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ इन भी था. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल जिसके अंदर आप अपना बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. मतलब ये है कि जैसे एक मार्केट है, एक मार्केट में आप किसी एक पर्टिकुलर चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें उसका बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगी. हिंदी में बोला जाए तो इसे आई थिंक मुझे भी क्लियर नहीं है हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बाकी ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट इसे कहते हैं. अब हम बात करते हैं इसमें कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने की, और क्या इंपॉर्टेंस है इसके, क्या यूजेस हैं इसके. वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा दूं कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से है. देखिए, यहाँ पे मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को जो हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस स्टडी. उसमें हम जो बिजनेस एनवायरनमेंट को, व्यवसायिक अध्ययन में इसको जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं. तो देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है. नंबर 1, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहला इसका पॉइंट है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, आप अपना लक्ष्य बनाने के लिए कि हम हमारा जो बिजनेस है वो क्यों कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस करता है पैसा कमाने के लिए, कोई बिजनेस करता है अपना ब्रांड बनाने के लिए, कोई बिजनेस करता है ज़्यादा सेल करने के लिए, कोई बिजनेस करता है एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी बनाने के लिए. अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट ज़रूरी है. आपका एनवायरनमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ओला और उबर जैसी कंपनी बनने से पहले हमारे यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले एक चौराहे पर खड़े होते थे और वो घर नहीं आते थे, और उसके बाद भी उनके रेट जो है मन चाहे होते थे. लेकिन इसलिए लोगों ने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया, और स्टडी करके उन्होंने ये चीज़ निकाली कि काश ऐसा हो कि हमारे एक क्लिक पर ऑटो रिक्शा हमारे घर तक आ जाए हमें लेने के लिए, और वो भी एट रिजनेबल कॉस्ट. तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है कि हमारे समाज में क्या क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट, हेल्प इन बिल्डिंग इमेजेस. देखिए, होता क्या है कि अगर आप सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फैक्ट्स को, सारे कंसेप्ट्स को स्टडी करके और अपना बिजनेस परफॉर्म करते हैं, तो आप अपना एक अच्छा इमेज क्रिएट कर पाते हैं सोसाइटी में. मतलब समाज में जो चीज़ कमियां हैं और उस चीज़ को आप पूरा करने के लिए काम करेंगे, तो आपका आउटपुट जो है बेस्ट होगा. जैसे कि यहाँ पे भी आप जोमेटो वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास तरह तरह के रेस्टोरेंट अवेलेबल थे, बट वो हमें होम डिलीवरी नहीं देते थे. तो उस टाइप के लिए ये कनेक्टिविटी करके होम डिलीवरी का सिस्टम ले आए, ताकि क्या है कि आप घर बैठे एट डिस्काउंटेड प्राइस चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें, खा सकें. ठीक है, तो इससे एक उनकी एक अलग इमेज क्रिएट हो गई, एक अलग ब्रांड बन गया उनका. थर्ड नंबर पे बात करते हैं प्रोवाइडिंग यूजफुल रिसोर्सेस. जिन जिन रिसोर्सेज की कमी है, जिन जिन यहाँ पे जो संसाधनों की कमी है, वो सारे यूजफुल रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए. फॉर एग्जांपल, कि आपका एक बिजनेस है, आप सपोज कीजिए कि आपका एक प्लास्टिक टॉय का, प्लास्टिक के खिलौनों का बिजनेस है, जो कि आप छोटे लेवल पे करते हैं. अब क्या है, छोटे लेवल पे आपको इतने कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, आपने ऑनलाइन बिजनेस किया, और ऑनलाइन बिजनेस करने से अचानक आपको बाहर से बहुत सारे अलग अलग कॉन्टैक्ट मिल गए, और आपने बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल कराए. दैट मीन्स कि आपने अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराया और आपको प्राइस भी अच्छी खासी मिली. तो ये कैसे होगा? अगर आप उस यूजफुल रिसोर्सेज को, मतलब आज हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है और किस लेवल पर डिमांड है, नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, उस हिसाब से अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पर काम करके हम जो है बेनिफिट उठा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, अपने कंडीशंस को स्टडी करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में, हमारे बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करना पड़ सकता है, और जिसको सॉल्व किए बिना हम बिजनेस को की ग्रोथ नहीं कर सकते. तो वो सारे चैलेंजेस आपको पता चल जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद
बात की हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि आपको हो सकता है चारों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पर अभी भी ये क्लियर नहीं हो गया होगा हुआ होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या। तो देखिए, मैं आपको इसको भी एक छोटे से कंसेप्ट में ऐसे समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे एक नई मोबाइल की कंपनी लॉन्च करनी है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन सी कंपनी है, वो कितने प्राइस में कौन कौन से फीचर दे रहे हैं, और उन्हें टक्कर देने के लिए मैं अगर अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराऊं तो उनसे सस्ता प्रोडक्ट और उनसे ज़्यादा फीचर वाला प्रोडक्ट अगर मैं अवेलेबल कराऊंगा, तब जाकर कहीं लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए आगे हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। नंबर वन है हमारा सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट, और नंबर टू है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब होता है बिजनेस के अंदर की चीज़ें, जो हम जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं वो होती है बिजनेस के अंदर की चीज़ें, लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी, सोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, हमारे कौन, बिजनेस ऑनर के कंट्रोल में होती है। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाती है। वहीं हम अगर बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि टोटली हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आएगी वो हमें क्लियर थोड़ी ना होता है, ठीक है। कस्टमर को क्या चीज़ें क्लियर होंगी वो हमें कभी भी क्लियर नहीं होता। एक सप्लायर हमें किस टाइम पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा, हमारा कॉम्पिटिटर कब क्या कर जाएगा, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। इसको भी देखिए फर्दर क्लासीफाई किया गया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी, किस टाइप से। देखिए, ये है सोशल, और ये सॉरी स्पेशल और जनरल। स्पेशल में आ जाते हैं आपके कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, जनरल पब्लिक या मार्केटिंग यानी कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह, और जनरल में आ जाता है आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्निकल। अब इसमें क्या है, जैसे सोशल, कुछ समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, फॉर एग्जाम्पल जैसे टिकटॉक जिसकी कंपनी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, समाज ने अचानक से उसके बहिष्कृत करवा दिया। तो ये कुछ सामाजिक इशू हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस, मतलब आप उस एक का एग्जाम्पल लें तो उनका बिजनेस ठप हो गया रातों रात। सोशल। पॉलिटिकल आप कह सकते हैं किसी एक गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट करती थी, उनकी सरकार खत्म हो गई तो वो बिजनेस भी उन्होंने बंद करवा दिया, तो इस टाइप की चीज़ों में आ जाता है सोश पॉलिटिकल। इकोनॉमिकल की बात करें पर्टिकुलर चीज़ों में, जैसे फॉर एग्जांपल रियल स्टेट बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है अभी कोरोना लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है और प्रॉपर्टी वगैरह तो कोई खरीद ही नहीं सकता। तो उस कंडीशन में क्या है कि इकोनॉमिकल बिजनेस कंटिन्यूस लॉस में है, तो इस टाइप की चीज़ें इकोनॉमिकल में आ जाती है। लीगल, कुछ चीज़ें जो है लीगल और इलीगल के कंसेप्ट की वजह से रुक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देखिए कि कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो उस टाइप के बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। या टेक्नोलॉजिकल, जैसे फॉर एग्जांपल पहले सारी चीज़ें ऑफलाइन हुआ करती थी, अब मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन होते चली जा रही है, तो इस टाइप के एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल, ये जो चीज़ें होती है ना, ये टोटली अनकंट्रोलेबल होती है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन को भी क्लासिफाई किया गया है। कैसा क्लासिफाई किया गया है, देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक में क्या क्या आ जाता है आपका, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, और नॉन इकोनॉमिक में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल। मतलब ये जो हमने ऊपर क्लासिफिकेशन करा ना, ये उसी का फर्दर पार्ट है। आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपसे डायमेंशन पूछ ले तो भी आप ऐसा ही बता दीजिएगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोले तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसे से, फाइनेंस से रिलेटेड हो, उस एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक। और जो फाइनेंस से रिलेटेड ना हो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक। इसमें देखिए इकोनॉमिक सिस्टम आ जाता है, किसको कितना पैसा वगैरह देना है, पॉलिसीज आ जाती है, मनी से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी स्थिति कैसी है पैसे से रिलेटेड, ये सब हो जाता है। नॉन इकोनॉमिक की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की किसी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सोशल एनवायरनमेंट, समाज क्या एक्सेप्ट कर रहा है, लीगल, वो जो जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की थी सेम ये वही है, बस उसको क्लासीफाई थोड़ा सा अलग से किया है इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ बिजनेस, आपको ये नाम भी दिख रहा होगा, डायमेंशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब 1991 में कुछ इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे, अब वो क्या क्या चेंजेस हुए थे उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक चेंजेस 1991 में हुआ था, लिबरलाइजेशन हुआ था। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, मतलब इसमें कुछ चीज़ों को लाइसेंस फ्री कर दिया था, मतलब मोस्टली बिजनेस को, मतलब 1991 से पहले क्या होते थे, आपको किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस करना है ना, तो उसे करना बहुत डिफिकल्ट होता था।
और आपको इतना डिफिकल्ट होता था कि लोग बिजनेस पर स्विच नहीं करना चाहते थे, सब जॉब ही ढूंढते थे, जो कि एक बुरी बात थी। इसलिए उन्होंने सारे बिजनेस को लाइसेंस फ्री कर दिया एक्सेप्ट ये 6 बिजनेस को। ये 6 ऐसे बिजनेस है जिन पर आज भी लाइसेंस लगता है। और आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उन 6 बिजनेस के नाम बताइए जिन पर लाइसेंस लगता है। तो कौन कौन से हैं? अल्कोहलिक ड्रिंक, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, hazardous केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ये सारे वो बिजनेस है जिन पर आज भी लाइसेंस लगता है। ठीक है, मतलब इनमें क्या किया कि इनके रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए। प्राइवेटाइजेशन सेकंड पॉइंट है हमारा। प्राइवेटाइजेशन भी 1991 में लाया गया। अब प्राइवेटाइजेशन क्या था? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसी सेक्टर्स थे जो जिनमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही राइट था, सरकार को ही राइट था कि वो बिजनेस वहां पर अपना कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी अलाउ कर दिया कि आप भी ऐसे सेक्टर में बिजनेस कर सकते हैं। जैसे देखिए, रेलवे हमारा फैक्टर है, एक ऐसा सेक्टर है जो अभी तक तो प्राइवेटाइजेशन जिसका नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है हम भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक वो गवर्नमेंट सेक्टर ही बना हुआ है। ठीक है, अब इंक्रीज इन इफिशियंसी एंड कंपटीशन, इससे क्या होगा कि इफिशियंसी बढ़ेगी। जब 10 लोग होते हैं ना किसी काम को करने वाले, तो हर कोई चाहता है हम ज़्यादा बेहतर करें, तो उससे इफिशियंसी बढ़ जाती है और कंपटीशन भी बढ़ जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव थे प्राइवेटाइजेशन के। इनके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, उसे आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास में वो भी रिकॉर्ड रहेगा, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है फॉरेन रिलेशन क्रिएट करना। और फॉरेन रिलेशन कैसे क्रिएट होगा? फॉरेन ट्रेड से। फॉरेन ट्रेड बोले तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देना। ठीक है, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि हमने सारे, पहले क्या होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगती थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वट। तो उसके लिए क्या किया गया कि हमने ग्लोबलाइजेशन से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया, यानी फॉरेन ट्रेड से रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। अब आप फॉरेन एक्सचेंज भी आसानी से कर सकते हो, फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब इंपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही फास्ट हो गई। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है बाहर से मंगा लो, जो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा है बाहर भेज दो, तो ओवरऑल हमारी ग्रोथ सिस्टम जो है वो बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है ये हमारी चीज़ों का, जहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि एक मैनेजर का कहाँ कहाँ रिस्पॉन्स होता है चेंजेस लाने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस होता है कंज्यूमर फोकस, कि कंज्यूमर पर फोकस किया जाता है कि एक कस्टमर को क्या चाहिए, उस टाइप का प्रोडक्ट बिल्ड किया जाए ताकि बेस्ट प्रोडक्ट बनाकर बेस्ट तरीके से सेल किया जा सके। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी जितनी भी हो सारी लेटेस्ट हो। ठीक है, मतलब पता चला कि हम जीत तो रहे हैं 2020 के इस ईयर में, जब सब लोग ऑनलाइन हो गए हैं, और पता चला आज भी हम बाबा आदम जमाने की चीज़ें यूज़ करते हैं, वही ऑफलाइन चीज़ें, और वो सारी चीज़ें अब देखिए धीरे धीरे सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते जा रही है। तो हम भी कहीं ना कहीं उन्हें यूज़ करें और अपने आप को वेल इक्विप्ड बनाएं। नेक्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। एक मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से अरेंज करे कि लिमिटेड पैसों में धूम मचा दे। मतलब कैसे है कि पैसा भी लिमिटेड हो और उसको इस टाइप से बेस्ट यूटिलाइज करे, कम से कम कॉस्ट कटिंग करते हुए, कम से कम कॉस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके और बेस्ट प्रोडक्ट बना दे, ताकि मार्केट में वो बिके भी सही और कस्टमर उसे अफोर्ड भी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्सनल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये पर्सनल मत समझ लीजिएगा, इसे पर्सोनल मैनेजमेंट कहा जाता है, मतलब कर्मचारियों का प्रबंध। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ये मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने उस एम्प्लॉय को पर्टिकुलर काम सौंपे जो उस काम में परफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को अकाउंटिंग का काम बेस्ट तरीके से आता है तो उसको अकाउंटिंग के अलावा दूसरा काम न दिया जाए, अकाउंटिंग दिया जाए। जो व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत अच्छा है उसे मार्केटिंग दी जाए। इनसे क्या होता है कि बेस्ट व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस काम में बेस्ट है उस काम व्यक्ति को वही काम करने को दिया जाए, वो अपना काम बेस्ट कर पाएगा और आउटपुट भी बेस्ट देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर 3 क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बताएं, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा मैं सारे चैप्टर्स के, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के, जिन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रिकॉर्ड रख लीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपको हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।